मुझे लगता है कि हम भारतीय ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे और क्या थी उनकी हैसियत और पुरुषार्थ। सरदार पटेल को अनेक नामों से पहचाना जाता है, जिनका जन्मदिन 31 अक्टूबर को हम सब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में एक सवाल उठाया जाता है कि सरदार पटेल की विरासत से कांग्रेस को बेदखल किया जा रहा है। वैसे सरदार पटेल की विरासत क्या है? सवाल कई और भी उठाए जा सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तब जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। क्या उस समय प्रधानमंत्री के असली हकदार नेहरू की बजाय सरदार पटेल नहीं थे? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे? क्या सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया गया? अगर देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की बजाय पटेल होते तो आज भारत कैसा होता? और 1947 में इस पद के लिए आखिर नेहरू का चुनाव कैसे हुआ, जो अब तक हम पढ़ने सुनते आए हैं? कहीं वह इतिहास का एक तरफा पहलू तो नहीं है? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो बीच बीच में बिल्कुल मिस ना करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो अच्छी हो और समझ में आए तो इससे मेरे प्यारे व्यूअर्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और जिन भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके भारत ज्ञान शो से जुड़ जाइए, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े एक से एक वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे, जो स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दे। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिश हुकूमत में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह भारत को और अधिक समय तक गुलाम रख सके। ऐसी स्थिति में लगभग यह तय हो गया था कि आने वाले 2-3 सालों में भारत को आजादी मिल जाएगी। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन प्लान बनाया। इस प्लान को आसान शब्दों में समझे तो कुछ अंग्रेज अधिकारियों को यह जिम्मेदारी मिली कि वह भारत की आजादी के लिए भारतीय नेताओं से बात करें। फैसला यह हुआ कि भारत में एक अंतर सरकार बनेगी। इसके बाद अंतरिम सरकार के तौर पर वायसराय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनानी थी। अंग्रेज वायसराय को इसका अध्यक्ष होना था, जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष को इस काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट बनाना था। आगे चलकर आजादी के बाद वाइस प्रेसिडेंट का प्रधानमंत्री बनना भी लगभग तय था। जब यह बातें चल रही थीं, तब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। वह इस पद पर 1940 से ही बने हुए थे। मौलाना आजाद इस पद को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी के दबाव में पद छोड़ने के लिए राजी हो गए और फिर शुरू हुई नए अध्यक्ष की खोज, यानी आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री की खोज। कांग्रेस अध्यक्ष की प्रक्रिया शुरू हुई। अप्रैल 1946 का महीना था। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। बैठक हो तो रही थी पार्टी के नए अध्यक्ष का नाम तय करने के लिए, लेकिन असलियत में आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम तय होने जा रहा था। बैठक में महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल थे। बैठक में जब पार्टी के महासचिव आचार्य जेपी कृपलानी ने कहा, बापू, यह परंपरा रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ही करती है और किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित नहीं किया है। 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल और बची हुई 3 कमेटियों ने मेरा और पट्टाभी सीतारमैया का नाम प्रस्तावित किया है। जेपी कृपलानी की बातों का मतलब साफ था कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल के पास बहुमत है, जबकि जवाहरलाल नेहरू का नाम किसी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रस्तावित तक नहीं किया था। यह बात उस समय तक जग जाहिर हो चुकी थी कि महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे। मौलाना आजाद को जब पद से हटाने के लिए कहा गया, तब भी उन्होंने यह बात छुपाई नहीं थी। इस बैठक से कुछ दिन पहले ही बापू ने मौलाना को लिखा था कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं जवाहरलाल को ही प्राथमिकता दूंगा। महात्मा गांधी के इस रुख के बावजूद 1946 के अप्रैल महीने में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चर्चा के लिए भी जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं हुआ था।
आखिरकार आचार्य कृपलानी को कहना पड़ा कि बापू की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं जवाहरलाल का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करता हूं। यह कहते हुए आचार्य कृपलानी ने एक कागज पर जवाहरलाल नेहरू का नाम खुद से प्रस्तावित कर दिया। बाद में कई दूसरे वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने भी इस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। कागज बैठक में मौजूद सरदार पटेल के पास भी पहुंचा, उन्होंने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी अध्यक्ष पद के लिए नेहरू के नाम को प्रस्तावित कर दिया गया, या यह कह लो कि करा लिया गया। बात यही नहीं रुकी, जवाहरलाल नेहरू का नाम ही प्रस्तावित हुआ था, पार्टी की सहमति नहीं मिली थी। सबसे बड़ी बात, सरदार पटेल की सहमति नहीं मिली थी। महासचिव जेपी कृपलानी ने एक और कागज लिया। उस कागज पर उन्होंने सरदार पटेल को उम्मीदवारी वापस लेने का जिक्र किया और उसे सरदार पटेल की तरफ हस्ताक्षर के लिए बढ़ा दिया। बैठक में जेपी कृपलानी साफ साफ सरदार पटेल को कह रहे थे कि जवाहरलाल को अध्यक्ष बनने दें, और वह भी निर्विरोध। सरदार पटेल ने उस कागज को पढ़ा लेकिन उस पर साइन नहीं किया। उस कागज को पटेल ने महात्मा गांधी की तरफ बढ़ा दिया। अब फैसला महात्मा गांधी को करना था। महात्मा गांधी ने भारी बैठक में जवाहरलाल नेहरू से प्रश्न किया, जवाहरलाल, किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने तुम्हारा नाम तक प्रस्तावित नहीं किया है, तुम्हारा क्या कहना है? यह सवाल पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए सबसे मुश्किल सवाल था। यह सवाल सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया, वह चुप हो गए। इस सवाल का जवाहरलाल नेहरू के ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे चुप रहे। भरी बैठक में महात्मा गांधी का यह सवाल जवाहरलाल को यह मौका दे रहा था कि वे सरदार पटेल के प्रति देश के भारी समर्थन का सम्मान करें, लेकिन उनकी चुप्पी ने सरदार पटेल के पक्ष में आए भारी समर्थन को एक किनारे कर दिया। महात्मा गांधी फिर से एक बार मुश्किल में थे। एक तरफ उनके सामने सरदार पटेल के समर्थन में पूरी पार्टी और देश खड़ा था, और दूसरी तरफ नेहरू की चुप्पी। उन्हें चुप्पी और समर्थन में से एक को चुना था। ऐसे कठिन समय में जवाहरलाल की चुप्पी ने भारत के भविष्य का रुख मोड़ दिया। नेहरू की चुप्पी को देखते हुए महात्मा गांधी ने सरदार पटेल की तरफ एक कागज बढ़ाकर उसे पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी के निर्णय का कोई विरोध नहीं किया। सरदार ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। सरदार उस वक्त 70 साल के थे। वो जानते थे कि आजाद भारत को नेतृत्व देने का उनके पास ये आखिरी मौका है। राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल ए लाइफ में लिखा है कि और कोई वजह हो ना हो, इससे पटेल जरूर आहत हुए होंगे। वही महात्मा गांधी ने जवाहरलाल को सवाल पूछकर अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का मौका दिया। वैसे महात्मा गांधी ने सरदार के साथ ऐसा क्यों किया, इस पर भी खूब चर्चा होती है। पहली बात तो भरोसे की थी कि आखिर कौन महात्मा गांधी की बात मानेगा। महात्मा गांधी इस बात को जानते थे कि नेहरू सरकार में दूसरे नंबर का पद स्वीकार नहीं करेगा। पटेल भी इस बात को जानते थे कि जवाहरलाल दूसरे नंबर का पद नहीं लेंगे, और मुमकिन था कि अगर सरदार पटेल पार्टी की राय के मुताबिक अध्यक्ष और आगे चलकर प्रधानमंत्री बन जाते तो नेहरू उनका साथ नहीं देते। पटेल के मुताबिक पद में रहकर जवाहरलाल उदार हो पाएंगे, जबकि अध्यक्ष पद नहीं मिलने से वह विपक्ष में चले जाते। राजमोहन गांधी के मुताबिक सरदार पटेल उस नाजुक वक्त में इस तरह के हालात पैदा नहीं करना चाहते थे जो देश को बांटे, और पटेल देश को बांटने में नहीं, देश को जोड़ने में विश्वास रखते थे। कांग्रेस पार्टी के भीतर सरदार पटेल की जबरदस्त पकड़ थी। यही वजह थी कि पार्टी में ज्यादातर लोग सरदार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी में उनकी पकड़ के बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इतिहास के प्रोफेसर विनय लाल का कहना है कि पटेल पार्टी के भीतर सरदार की भूमिका में थे। समय समय पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बदलते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस संगठनात्मक रूप से सबसे मजबूत पकड़ सरदार पटेल की ही रही। संगठन पर पकड़ के मामले में पटेल का कोई सानी नहीं था। वे मुंबई प्रेसिडेंसी से आते थे। उन्हें पार्टी का पर्स कहा जाता था, यानी पैसों के मामले में हमेशा सरदार पटेल के बिना कुछ नहीं होता था। कांग्रेस पार्टी में भारी समर्थन मिलने के बाद भी महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को क्यों नहीं चुना, इसका जवाब 1 साल बाद महात्मा गांधी ने उस समय के वरिष्ठ पत्रकार दुर्गादास को दिया, जिसका जिक्र पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा है।
महात्मा गांधी ने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस अध्यक्ष अंग्रेजी हुकूमत से बेहतर तरीके से समझौता वार्ता कर सकते थे। पत्रकार दुर्गा दास ने जब महात्मा गांधी से पूछा कि क्या आपको सरदार पटेल की लीडरशिप पर शक है, तो गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारे कैंप में जवाहरलाल अकेला अंग्रेज है, वह कभी सरकार में दूसरे नंबर का पद नहीं लेगा। महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि जवाहरलाल अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व सरदार पटेल से बेहतर कर पाएंगे। सरदार पटेल भारत के आंतरिक मामलों की जिम्मेदारी संभालेंगे। सरदार पटेल के मित्र और संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ग्लैमर्स नेहरू के लिए महात्मा गांधी ने अपने विश्वासी साथी की बलि चढ़ा दी। इस बात का जिक्र भी पत्रकार दुर्गा दास ने महात्मा गांधी से किया, जिसका सीधा जवाब महात्मा गांधी के पास नहीं था। महात्मा गांधी ने भारत की डोर जवाहरलाल के हाथों में दे दी। जब 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था, उस समय क्या स्थिति थी, इसका पूरा ब्यौरा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में दिया है। उन्होंने लिखा, मैंने उस वक्त के हालात को देखते हुए फैसला किया, लेकिन आगे चलकर घटनाओं ने जो मोड़ लिया, उससे लगता है कि वह मेरी राजनीति में जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। मेरे किसी भी फैसले पर मुझे इतना पछतावा नहीं हुआ जितना उसे मुश्किल वक्त में अध्यक्ष पद को छोड़ने पर हुआ। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के सरदार पटेल से कई मतभेद रहे थे, लेकिन सरदार पटेल के अध्यक्ष नहीं बनने पर उन्हें पछतावा हुआ। सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बनते तो हमारा देश आज कैसा होता, और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।